हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5th की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 1 राख की रस्सी। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने ये चैप्टर आपको पहले ही पढ़ा दिया है, राख की रस्सी। तो अब हम इसका वर्कबुक बनाएंगे। तो आप लोग अपना वर्कबुक निकाल लीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि तिब्बत के 32वें राजा कौन थे। तो उनका नाम था सॉनगवसेन गाम्पो। उसके बाद है कि उनके मंत्री का क्या नाम था। तो उनके मंत्री का नाम था लोनपोगार। उसके बाद कि मंत्री को क्या चिंता थी। तो मंत्री को यही चिंता थी। तो देखिए, मंत्री को चिंता थी कि उसका बेटा बहुत भोला था, यही उनको चिंता लगी रहती थी। फिर है कि मंत्री ने अपने बेटे को कितनी बार शहर भेजा। तो मंत्री ने अपने बेटे को 3 बार शहर भेजा। तो मंत्री किससे हार गए। तो मंत्री लड़की से हार गए। उसके बाद है कि मंत्री ने पहली बार अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। तो आप लिखेंगे कि 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए उसने उसे शहर भेजा। फिर है मंत्री ने दूसरी बार अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए उसे दूसरी बार शहर भेजा। फिर है मंत्री ने तीसरी बार अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। तो इसमें लिखेंगे आप कि लड़की से राख की रस्सी बनाने के बारे में लड़की को कहने के लिए शहर भेजा। उसके बाद है हल बताइए। पहली पहेली को लड़की ने कैसे हल किया। तो कैसे हल किया था, भेड़ों के बाल उतरवा कर। उसके बाद है दूसरी पहेली को लड़की ने कैसे हल किया। तो भेड़ों के सींग कटवा कर। फिर है तीसरी पहेली को लड़की ने कैसे हल किया। तो उसने एक पत्थर के बीच में एक रस्सी रखी और रस्सी में आग लगा दी, फिर रस्सी को राख बना दिया। तो इस तरह से तीसरी पहेली हल किया। देखिए, फिर क्या है कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित थे। आपके माता पिता आपकी किस बात से चिंतित रहते हैं, कोई 2 बातें उनसे पूछकर लिखिए। तो आपके माता पिता आपसे किस बात से चिंतित रहते हैं, कौन सा बात आपका नहीं अच्छा लगता है जो वो चिंता में रहते हैं। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछिए और लिखिए। तो देखिए, मैं शैतानी करता हूँ और मैं अपनी बहन से झगड़ता हूँ। तो ये बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, वो परेशान रहते हैं। तो ये मेरे बेटे ने लिखा है। तो आप भी किस बात से परेशान रहते हैं आपके मम्मी पापा, तो आप वो लिखेंगे। अब है क्या होता यदि मंत्री का लड़का भोला नहीं चालाक होता। तो फिर क्या होता। तो मंत्री उसे शहर भेजता ही नहीं। अगर वो चालाक होता तो मंत्री उसे शहर भेजता ही नहीं। फिर है मंत्री के लड़के को समझदार लड़की नहीं मिलती। तो क्या होता। तो वह पूरे जिंदगी भोला बनकर रहता। फिर है मंत्री तीसरी बार भी लड़के को 100 भेड़े देकर जौ की 100 बोरियां लाने के लिए कहता। तो क्या होता। तो लड़की शायद ही उसकी मदद कर पाती। फिर है लड़की तीसरी पहेली को हल नहीं कर पाती। तो क्या होता। तो लड़की तिब्बत के मंत्री से हार जाती। फिर है व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे रामायण, हिमालय, गंगा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि पुस्तक, पर्वत, नदी। फिर है भाववाचक संज्ञा जैसे अच्छाई, सुंदरता, कड़वाहट। तो नीचे दिए गए गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए और प्रत्येक का भेद बताइए। तो देखिए, इसमें क्या है कि लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सॉनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था।
होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो इसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में लोनपोगार जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसमें इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको उसमें बताना है कि क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में लोनपोगार हो गया, उसके बाद सोनगवसेन हो गया, फिर सोनगवसेन गाम्पो और तिब्बत, ये सब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है जातिवाचक संज्ञा। तो राजा, मंत्री, बेटा, विषय, कारण, काम, ये सब हो गया जातिवाचक संज्ञा में। फिर है भाववाचक संज्ञा में। तो भाव, किसी का भाव बताना, तो ये हो गया आपका चालाकी, हाजिर जवाबी, चैन, चिंता, भोला, सीधा साधा। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरह से आप भी बनाएंगे। अब है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ में अंतर समझिए। तो देखिए भोला है, भोला मीन्स सीधा सादा या सरल। बुद्धू तो बेवकूफ़। होशियार है तो होशियार को हम लोग समझदार, कुशल भी बोलेंगे। चालाक को चतुर, धूर्त भी बोलेंगे। फिर है दुखी, दुखी मीन्स व्यथित, दुख में पड़ा हुआ। निराश मीन्स जिसे आशा ना हो या हताश। हल, हल बोलते हैं किसी का हल निकालना, मीन्स कठिनाई को दूर करना, सवाल का जवाब। तरीका मीन्स उपाय, काम करने का ढंग। अब है नीचे दिए गए वाक्यों में उचित शब्द लिखिए। तो देखिए छोटे बच्चे बहुत डैश होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले ही कि भोले होते हैं। छोटे बच्चे बहुत भोले होते हैं। अमर को एक ही बात बार बार समझानी पड़ती है, फिर भी वह गलती कर देता है। अमर बिल्कुल बुद्धू है। नीरजा चटाई बुनने में बहुत होशियार है। नीरज ने चालाकी से उसकी बुनी चटाई हथिया ली। उसके बाद है उधम सिंह अपनी गाय के मरने से दुखी थे। उन्होंने अपनी गाय का बहुत इलाज करवाया था। निराश होकर उन्होंने उसे दवाई देनी बंद कर दी। मैंने गणित के सभी सवालों के हल निकाल लिए। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मुझे इतिहास के प्रश्न आसानी से याद हो जाए। तो ये आपका जो भरने वाला था, तो ये वाला हो चुका है। अब है देखिए दुनिया की छत। तो आपके ये जो चैप्टर है राग की रस्सी, उसी में आपका दुनिया की छत भी है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए वे दिया गया गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती है पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब है आपका प्रश्न कि तिब्बत किस नाम से मशहूर है। तो देखिए दुनिया की छत, इस नाम से तिब्बत मशहूर है क्योंकि तिब्बत को हम लोग दुनिया की छत भी कहते हैं। और पठार किसे कहते हैं, तो ज़मीन के ऐसे भाग जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा हो, तो उसे हम पठार कहेंगे। अब है तिब्बत में बहुत अधिक पेड़ पौधे क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ बरसात कम होती है, इसलिए वहाँ अधिक पेड़ पौधे नहीं होते। अब है झीलें कैसे बनती हैं, तो पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से झीलें बनती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है, तो सांगपो। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है। अब है बस ये पिक्चर दिया हुआ है। देखिए लड़की ने भेड़ों के बाल कैसे उतारे होंगे, भेड़ों के बाल से ऊन कैसे बनी होगी। तो ये देखिए ये पिक्चर दिया गया है। तो इसी तरह से ये बाल काटे जाते हैं और इससे ऊन बनाया जाता है। जो हम लोग के सर्दी के मौसम में जो स्वेटर पहनते हैं, ऊनी कपड़े, वो इसी से बनते हैं।
तो चलिए बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है वर्कबुक हिंदी का, वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब आप बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छा लगा पढ़ने में, समझ में आया, तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए कि ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अभ्यास कीजिए, पढ़िए मन लगा के। बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।